स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरियों का भविष्य नामक रिपोर्ट जारी करता है? ए, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, या डी, विश्व आर्थिक मंच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विश्व आर्थिक मंच। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नौकरियों का भविष्य रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने नौकरियों का भविष्य नामक रिपोर्ट जारी की। इस अध्ययन के अनुसार अगले 5 वर्षों में 10.2% की वृद्धि और 12.3% की गिरावट के माध्यम से लगभग 1/4 नौकरियों में बदलाव की उम्मीद है। यह चौथी औद्योगिक क्रांति, हरित ऊर्जा परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला बदलाव आदि के श्रम बाजार प्रभाव को ट्रैक करता है। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी PACS अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जमीनी स्तर की शाखाएं हैं। 2. MSP का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को यह आश्वस्त करना है कि उनकी कृषि उपज लाभकारी मूल्य पर खरीदी जाएगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी PACS यह अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जमीनी स्तर की शाखाएं हैं। इसमें व्यक्तिगत किसानों, कारीगरों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सदस्यों को शेयरधारकों के रूप में गिनती है। अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य उनके संचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, उन्हें अपने व्यवसाय में विविधता लाने एवं अधिक गतिविधियां करने में सक्षम बनाना है। MSP का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को आश्वस्त करना है कि उनकी कृषि उपज लाभकारी मूल्य पर खरीदी जाए, उन्हें उनके प्रयासों के लिए लाभ सुनिश्चित करना और कृषि में निरंतर निवेश को प्रोत्साहित करना है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, GDP डिफ्लेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वृहद तौर पर 65:35 के अनुपात में WPI और CPI मुद्रास्फीति आंकड़ों के साथ गठित एक सूचकांक है। 2. जब डिफ्लेटर नकारात्मक होता है तो यह वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कम करने का संकेत देता है। 3. डिफ्लेटर कृषि क्षेत्र के लिए WPI और CPI दोनों को लगभग समान महत्व देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 3, B केवल 2 और 3, C केवल 2, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। GDP डिफ्लेटर यह WPI और CPI मुद्रास्फीति आंकड़ों के साथ गठित एक सूचकांक है जो वृहद तौर पर 65:35 के अनुपात में होता है। अतः कथन 1 सही है। बता दें कि इसके विकास के आंकड़े प्राप्त करने के लिए इसकी तुलना पिछले वर्ष के सूचकांक से की जाती है। जब डिफ्लेटर नकारात्मक होता है तो यह वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ावा देने का संकेत देता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। कृषि क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3 व्यापक क्षेत्रों के लिए डिफ्लेटर की गणना हेतु अर्थशास्त्री अलग अलग भार का उपयोग करते हैं। इसमें WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक और CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों का लगभग समान भार होता है। अतः कथन 3 सही है। थोक मूल्य सूचकांक या WPI का विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 75% का महत्वपूर्ण भार है। अगला प्रश्न है, चुनाव में नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PUCL बनाम भारत संघ मामले में वर्ष 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा की शुरुआत की गई थी। 2. यदि निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम वोट नोटा को मिल जाते हैं तो चुनाव को शून्य घोषित कर दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL बनाम भारत संघ मामले 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा विकल्प पेश किया गया था। अतः कथन 1 सही है। नोटा मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों से असंतोषजनक मानकर अस्वीकार करने का विकल्प प्रदान करता है। मौजूदा कानून के अनुसार अगर नोटा को बहुमत मिलता है तो कोई कानूनी परिणाम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कार्बन स्थिरीकरण मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. C4 एक प्रकार के पौधे हैं जो एक विशिष्ट प्रकाश संश्लेषक मार्ग का उपयोग करते हैं जिसे C4 कार्बन स्थिरीकरण मार्ग के रूप में जाना जाता है। 2.
यह मार्ग उष्ण एवं शुष्क वातावरण के साथ साथ उन स्थितियों के लिए एक अनुकूलन है जहां फोटो रेस्पिरेशन की उच्च संभावना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कार्बन स्थिरीकरण मार्ग C4 एक प्रकार के पौधे हैं जो एक विशिष्ट प्रकाश संश्लेषक मार्ग का उपयोग करते हैं, जिसे C4 कार्बन स्थिरीकरण मार्ग के रूप में जाना जाता है, अतः कथन एक सही है। C4 पौधों का उपयोग छोटे हिमयुग के दौरान ग्रीष्म मानसून के लंबे समय तक कमजोर रहने के प्रति समुदाय की अनुकूल प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह मार्ग गर्म और शुष्क वातावरण के साथ साथ उन स्थितियों के लिए एक अनुकूलन है जहां फोटो रेस्पिरेशन की उच्च संभावना होती है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, गुणक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी गणना आय में परिवर्तन को व्यय में परिवर्तन से विभाजित करके की जाती है। 2, आधुनिक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में मनी मल्टीप्लायर एक प्रमुख अवधारणा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुणक प्रभाव, इसकी गणना आय में परिवर्तन को व्यय में परिवर्तन से विभाजित करके की जाती है, अतः कथन एक सही है। यह अंतिम आय में वृद्धि या कमी की आनुपातिक राशि है जो एक खर्च की निकासी के परिणाम स्वरूप होती है। आधुनिक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में मनी मल्टीप्लायर एक प्रमुख अवधारणा है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2, राष्ट्रपति सूचित नियुक्तियां करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः कथन एक सही है। प्रत्येक नियुक्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी और उस पर हस्ताक्षर करना होगा। शपथ में भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने तथा भय या पक्षपात के बिना कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता शामिल है। राष्ट्रपति सूचित नियुक्तियां करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करता है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह कथा साहित्य के एकल कार्य के लिए दुनिया का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। 2, प्रारंभ में यह राष्ट्रमंडल लेखकों को प्रदान किया गया था और अब यह विश्व में किसी भी मूल के व्यक्ति को दिया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बुकर पुरस्कार यह किसी कथा साहित्य के लिए दिया जाने वाला विश्व का प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार है, अतः कथन एक सही है। इसकी स्थापना 1969 में ब्रिटेन में की गई थी। प्रत्येक वर्ष बुकर पुरस्कार निर्णायकों की राय में अंग्रेजी में लिखी गई और ब्रिटेन तथा आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य को दिया जाता है। प्रारंभ में यह राष्ट्रमंडल लेखकों को प्रदान किया गया था और अब यह विश्व में किसी भी मूल के व्यक्ति को दिया जा सकता है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित रखी गई संपत्ति है। 2, इसमें आयात, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं के रूप में रिजर्व में रखी गई संपत्ति है, अतः कथन एक सही है। इसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं, अतः कथन दो सही नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में रखे जाते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आरक्षित स्थिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 2,
संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, अतः कथन 1 सही नहीं है। बता दें कि केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना निर्माताओं की मंशा, इसके निर्माण के पीछे का इतिहास और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। संविधान के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। अब तक 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, कोविशील्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोविड-19 के लिए एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड से टीटीएस नामक बीमारी का दुर्लभ खतरा है। 2. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कोविशील्ड वैक्सीन तैयार किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोविशील्ड। हाल ही में ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 के लिए बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड से टीटीएस नामक बीमारी का दुर्लभ खतरा हो सकता है, अतः कथन 1 सही है। गौरतलब है कि एस्ट्राजेनेका ने गैर प्रतिकृति एडेनोवायरस वेक्टर आधारित टीके का निर्माण किया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कोविशील्ड वैक्सीन तैयार किया था, अतः कथन 2 सही है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन विश्व असमानता रिपोर्ट जारी करता है? ए. वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, बी. विश्व आर्थिक मंच, सी. विश्व बैंक, डी. विश्व व्यापार संगठन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।